अविनाश किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मंजरी चाय लेकर आती है और उन्हें पकड़ाते हुए इशारों में पूछती है कि किसका फ़ोन है। अविनाश हाथों के इशारे से उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहते हैं, फिर फ़ोन पर बात करने लगते हैं। अविनाश फ़ोन को टेबल पर रखते हुए मंजरी के हाथों से चाय लेते हुए कहते हैं कि मंजरी, ऐसा करो, मेरा सामान पैक कर दो। आज रात की फ़्लाइट से ही मुझे देहरादून के लिए निकलना पड़ेगा। मंजरी घबराकर पूछती है, ऐसी क्या बात हुई जी, जो अचानक से आपको देहरादून जाने की जुर्रत पड़ गई? अविनाश थोड़ी देर पहले आए हुए फ़ोन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो फ़ोन आया था वह सत्यजीत का फ़ोन था। तुम तो जानती ही होगी कि वह मेरे लिए कितना खास है। जब मैं कुछ नहीं था तब उसी ने मुझे सहारा दिया था और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। इस समय वह बीमार है, उसे शायद मेरी ज़रूरत है। अगर इस समय मैं उसके पास नहीं गया तो मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। मंजरी भी अविनाश जी की बातों से सहमत होते हुए उनका बैग पैक करने लगती है। अविनाश जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस के सभी कामों को वह जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि रात की फ़्लाइट से उन्हें देहरादून के लिए निकलना था। आज इतने दिनों बाद देहरादून की धरती पर कदम रखते हुए अविनाश को बहुत सी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए सत्यजीत जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहां पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचकर सत्यजीत को एक सामान्य से हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती देखकर उन्हें अत्यधिक आश्चर्य होता है। जो इंसान उनको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है, आज उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। वह जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए उनके पास पहुंचते हैं। सत्यजीत इस समय सोए हुए थे। अविनाश उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर धीरे से उनका नाम पुकारते हैं। आवाज़ को सुनकर सत्यजीत धीरे धीरे आंखें खोलकर अविनाश को देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर आ ही गए मेरे यार। शायद जीवन के कुछ पल ही शेष हैं जो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस वक्त मेरे जीवन में दो ही खास लोग रह गए हैं, एक तुम और दूसरी मेरी बेटी। अविनाश की आंखों में बहुत से सवाल देखकर सत्यजीत उन्हें समझाते हुए कहते हैं, यार मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वह उसे मिल ही जाता है और शायद मेरे जीवन में भी ऐसा वक्त आना था, इसलिए मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी सुरक्षित और सही हाथों में पहुँच जाए और इस वक्त मुझे तुमसे अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित व्यक्ति और कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखोगे। अविनाश इस नाजुक घड़ी में अपनी आखिरी सांसों को गिन रहे दोस्त के साथ किसी भी तरह का गलत भरोसा नहीं दिला सकते थे। उन्होंने सत्यजीत को वचन देते हुए कहा कि मेरे रहते तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह ही रखूँगा और तुम्हें भी मैं कुछ नहीं होने दूँगा। इसके लिए चाहे मुझे देश के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टरों से ही संपर्क क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तुम्हारे बहुत से एहसान हैं मुझ पर। अब मेरा वक्त आया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ और मेरा ये अधिकार तुम मुझसे छीन नहीं सकते हो। अविनाश जी हॉस्पिटल की सारी प्रक्रिया पूर्ण करके सत्यजीत जी को डिस्चार्ज दिलवाकर अपने साथ मुंबई ले आते हैं। अविनाश जी सत्यजीत जी के साथ उनकी बेटी फलक को भी मुंबई लेकर आए थे। फलक बहुत ही खूबसूरत और शांत प्रवृत्ति की बच्ची थी। शायद अपने जीवन में माँ की कमी की वजह से वह किसी से भी खुलकर बातें नहीं कर पाती थी। माँ का साया सर पर न होने की वजह से वह ज़्यादातर शांति रहा करती थी। जब वह पहली बार मंजरी जी से मिली तो उसे अपनी माँ की धुंधली याद आने लगी। मंजरी जी की भी कोई बेटी नहीं थी। उन्होंने भी फलक को अपनी बेटी की तरह ही समझा, लेकिन फलक को अभी मंजरी जी के साथ खुलने में समय लग रहा था। इस बात को वह भली भांति जानती थी क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वह अगर एक माँ की तरह फलक को प्यार देंगी तो वह दिन दूर नहीं जब फलक भी उन्हें माँ की तरह प्यार करने लगेगी। अविनाश जी ने सत्यजीत जी के इलाज के लिए मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवा दिया था, जहां उनका उपचार चल रहा था। दिन भर ऑफिस के कामकाज के साथ साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बावजूद अविनाश जी जब घर आते तो सबसे पहले फलक के बारे में ही मंजरी जी से जानकारी लेते थे।
सब कुछ ठीक चल रहा था। अविनाश जी ने फलक का एडमिशन मुंबई के एक अच्छे से कॉलेज में करवा दिया। अचानक एक दिन रात को फलक अपने कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रही थी। तभी उसे लगा कि पीछे की खिड़की से कोई उसके कमरे में कूदा है। डर के मारे धीरे धीरे उठते हुए वह खिड़की के पास गई। इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। जब वह पलटने लगी तो किसी के मजबूत हाथों ने उसका मुंह बंद कर दिया। उस मजबूत पकड़ के कारण फलक डर से कांपने लगी थी। अचानक से एक खूबसूरत सा लड़का उसके सामने आते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उसके पास में पड़ी हुई चेयर पर बैठा देता है और धीरे धीरे अपने हाथों को फलक के मुंह से हटाते हुए कहता है कि चिल्लाना नहीं मेरी माँ। जीवन में आज पहली बार अचानक से अपने साथ हुए इस हादसे के कारण फलक घबराहट और डर के मारे चुपचाप उस लड़के के चेहरे को अपलक निहार रही थी। लेकिन वह लड़का बहुत ही रिलैक्स और कूल लग रहा था। फलक को शांत देखकर वह चुपचाप उसके सामने से हटकर बेड पर बैठते हुए कहता है कि तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो। फलक बात करने के लिए मुंह खोलना चाहती थी, लेकिन डर के कारण उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और वह लड़का फलक की इस हालत को देखकर हंसते हुए कहता है कि इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये घर मेरा ही है। लेकिन काफ़ी देर हो जाने के कारण मैं सीधे दरवाजे से ना आकर पाइप के सहारे ऊपर आया हूँ और बाकी की बातें मेरे बारे में तुम इस घर में रहकर धीरे धीरे जान जाओगी। फिर सामने से दरवाजे को खोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। फलक जो अब तक बुत बनी बैठी हुई थी को भी अपनी हालत पर तरस आता है और वह पास में पड़ी हुई जग से पानी निकालकर गटागट 2 गिलास पानी पी जाती है और झटपट अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर अविनाश जी मंजरी जी से पूछते हैं कि आपके साहबजादे कहाँ हैं, रात को नजर नहीं आए, इस समय घर में हैं या अभी भी घर के बाहर ही घूम रहे हैं। अविनाश जी को शांत कराते हुए मंजरी जी कहती हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह तो रात को ही घर आ गए थे। आप अपने साहबजादे को क्यों नहीं समझाती हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद यूँ सड़कों पर आवारा घूमने से तो अच्छा है कि अपने घर के बिजनेस में ही हाथ बटाएं। कम से कम बिजनेस में हाथ बटाएंगे तो आवारा गर्दी से भी बच जाएंगे और मुझे भी कुछ मदद मिल जाएगी। नहीं तो कौन अपनी लड़की से शादी करने को तैयार होगा। तभी ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते हुए वह लड़का नाश्ते की टेबल पर पहुंचता है। उसे देखकर अविनाश जी नाश्ता बीच में ही छोड़कर उठ जाते हैं और जाने लगते हैं। मंजरी जी उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि आप अपना नाश्ता तो कर लीजिए। उनकी तरफ बिना देखे ही अविनाश जी कहते हैं, मेरा नाश्ता साहबजादे को देखकर पूरा हो गया, अब आप अपने साहबजादे को खिलाइए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अविनाश जी के चले जाने पर वह लड़का मंजरी की तरफ मुखातिब होकर कहता है कि माँ, डैड को मुझसे क्या परेशानी है, जब मैं घर में रहता हूँ तब भी परेशान रहते हैं और जब घर के बाहर जाता हूँ तब भी परेशान रहते हैं। आखिर वह मुझसे चाहते क्या हैं, क्यों नहीं मुझे चैन से जीने दे रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मंजरी जी उसको समझाते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आखिर इस उम्र में उन्हें भी तो एक सहारे की ज़रूरत है और हर पिता अपने बेटे से ही ये उम्मीद लगा कर रखता है कि आगे चलकर उसका बेटा ही उसके बनाए हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और यही उम्मीद है तुम्हारे डैड को भी तुमसे। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि मैं डैड का बिजनेस नहीं संभालना चाहता, मेरे तो सपने कुछ और ही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डैड मुझे मेरे सपनों को जीने देंगे। मंजरी जी बाप बेटे की बहसबाजी में फंसना नहीं चाहती थीं। वह बात को बदलते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, जो मन करे वह करो, लेकिन चलो अभी नाश्ते का वक्त है, नाश्ता कर लो। मंजरी जी फलक को नाश्ते की टेबल पर लेकर आती हैं। फलक भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करती है। वह लड़का फलक को पहली बार अपने घर में देखकर मंजरी जी से पूछता है कि माँ, वह लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। मंजरी जी उसे आंखों के इशारे से सब कुछ बताने का आश्वासन देती हैं। फलक को कल रात की घटना याद आ जाती है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें टिमटिमाने लगती हैं, जिसे देखकर मंजरी जी पूछती हैं, बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, इस मौसम में तुम्हें पसीने छूट रहे हैं, क्या बात है। मंजरी जी की बातों को सुनकर वह लड़का फलक की तरफ देखकर समझ जाता है
कि जरूर इसको कल रात की घटना याद आई होगी, तभी उसको इस मौसम में पसीने छूट रहे हैं। वह बात को संभालते हुए कहता है कि लगता है माँ, आपकी ये नई मेहमान मुझे सही तरीके से पहचान नहीं पाई है, इसी वजह से मुझे देखकर घबराहट में इनके पसीने छूट रहे हैं। मंजरी जी फलक से उस लड़के का परिचय करवाते हुए कहती हैं कि बेटा, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा बेटा सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ से फलक का परिचय करवाते हुए कहती हैं, ये तुम्हारे डैड के दोस्त सत्यजीत अंकल की बेटी फलक है, जो अब हमारे साथ यहीं रहेगी। फलक मंजरी की बातों को सुनकर धीरे धीरे अपनी घनी और गहरी आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखती है, तो कुछ पल के लिए सिद्धार्थ उन आंखों में डूब जाता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए मंजरी जी के गले लगकर उन्हें बाय बोलते हुए बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ के चले जाने पर फलक एक गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करते हुए मन ही मन सोचती है, चलो अच्छा हुआ, कम से कम इस अफलातून से पीछा तो छूटा। आज फलक का कॉलेज में पहला दिन था, इसलिए मंजरी जी नहीं चाहती थी कि वह अकेले कॉलेज जाए, और वैसे भी वह मुंबई शहर के लिए नई थी। वह इतनी मासूम थी कि मुंबई की भागम भाग में शायद अपने आप को एडजस्ट करने में उसे समय लग सकता था। अविनाश जी आज सुबह सुबह चले गए थे, ले देकर घर में सिद्धार्थ ही बचे थे, जो रात को देर से आने की वजह से अब तक सो रहे थे। मंजरी जी सिद्धार्थ को उठाते हुए कहती हैं, बेटा, आज फलक का कॉलेज में पहला दिन है, मैं चाहती हूँ कि आज तुम उसे कॉलेज ड्रॉप कर दो, क्योंकि वह बच्ची इस शहर के लिए नई है। तुम तो जानते ही हो, मुंबई की भागम भाग में अपने आप को एडजस्ट करने में समय लग जाता है। सिद्धार्थ माँ की बातों को सुनते हुए कहते हैं, क्या माँ, सुबह सुबह मुझे आप किस झमेले में फंसा रही हो? क्या मैं चैन से नींद भी नहीं ले सकता इस घर में? सिद्धार्थ की बातों को सुन मंजरी जी उसे समझाते हुए कहती हैं कि देखो बेटा, फलक बहुत ही मासूम है और इस शहर के लिए एकदम नई है, और फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी सुरक्षा का ख्याल रखें। क्या तुम चाहते हो कि वह इस शहर की भागम भाग में परेशान हो? लेकिन माँ, उसे मुंबई जैसे शहर में एडजस्ट करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल तो बदलनी ही पड़ेगी। कब तक हम उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे? सिद्धार्थ की बातों को सुनकर मंजरी जी नकली गुस्सा दिखाते हुए कहती हैं, ठीक है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तुम उसे कॉलेज नहीं छोड़ना चाहते हो तो साफ साफ बोल दो, मैं खुद ही चली जाती हूँ, क्योंकि मैं उस मासूम बच्ची को अकेला तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। धीरे धीरे समय के साथ वह खुद ही सब कुछ सीख जाएगी। माँ को नाराज होते हुए देखकर सिद्धार्थ जल्दी से बिस्तर छोड़ते हुए कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, अब गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, कह दीजिए उस लड़की को कि तैयार हो जाए, मैं भी 5 मिनट में आ रहा हूँ फ्रेश होकर। फलक कॉलेज के लिए तैयार होकर आती है तो मंजरी जी उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहती हैं, फलक, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। और बेटा, आज कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन है, अपना ध्यान रखना। सिद्धार्थ तुम्हें आज कॉलेज छोड़ देंगे। मुंबई की लाइफ स्टाइल थोड़ी फास्ट है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में तुम्हें बहुत सी ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जो तुमसे दोस्ती करना चाहेंगी। एक बार दोस्त बन जाने पर तुम्हारा मन कॉलेज में लगने लगेगा, फिर धीरे धीरे तुम खुद ब खुद इस लाइफ स्टाइल में अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाओगी। उसी पल सिद्धार्थ नीचे आते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो चलो। फलक चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे पीछे गाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है। वह गाड़ी के पीछे का डोर खोलकर गाड़ी में बैठने की कोशिश करती है। तभी सिद्धार्थ उसे टोकते हुए कहते हैं, ओ हेलो मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो चुपचाप आगे की सीट पर आकर बैठ जाओ। और एक बात, क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है या जन्म से ही गूंगी हो? जब से मिली हो तब से मैंने तुम्हारी आवाज़ तो सुनी ही नहीं। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सिद्धार्थ के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। चलो फटाफट अपना सीट बेल्ट लगाओ। सिद्धार्थ के पास बैठने से और उसकी बातों को सुनकर फलक घबरा जाती है। वह अपनी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट की वजह से उससे नहीं हो पा रहा था, जिसे देखकर सिद्धार्थ झल्लाते हुए कहते हैं कि क्या मुसीबत है, अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। सिद्धार्थ फलक की तरफ झुकते हुए उसका सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ की करीबी को महसूस करके फलक की धड़कन बढ़ जाती है। वह लगभग सिद्धार्थ को धक्का देते हुए कहती है,
आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगी। पहली बार सिद्धार्थ को किसी ने इस तरह से धक्का दिया था। फलक पर झुंझलाते हुए कहते हैं, पागल लड़की, ये क्या कर रही हो? मुंह से भी तो कह सकती थी, धक्का देने की क्या जरूरत थी? रास्ते में दोनों चुपचाप रहते हैं। फलक अपनी धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने गुस्से की वजह से चुपचाप ड्राइविंग कर रहे थे। फलक के कॉलेज के सामने सिद्धार्थ गाड़ी रोक देते हैं और गुस्से में ही कहते हैं, जल्दी उतरो। फलक इतने बड़े कॉलेज को देखकर सहम सी जाती है और मासूमियत से सिद्धार्थ की तरफ देखती है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी नज़रें फेरते हुए गाड़ी मोड़कर वापस चले जाते हैं। फलक अपने आप में सिमटी हुई कॉलेज के अंदर कदम बढ़ा रही थी, जहां कुछ लड़कों का झुंड नए चेहरों की रैगिंग में लगे हुए थे। उनमें कुछ लड़कियां भी शामिल थीं। ये सब देखकर फलक और भी डर जाती है। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए कहती है कि न्यू एडमिशन। फलक हाँ में सर हिलाती है तो वह लड़की घबराते हुए कहती है, मेरा भी आज कॉलेज में पहला दिन है, मेरा नाम मीरा है। दोनों आगे बढ़ रही थीं। तभी लड़कों के झुंड में से एक लड़का आवाज़ देते हुए उन दोनों को रुकने के लिए कहता है, ओ हेलो मैडम, आपको हम लोग दिखाई नहीं दे रहे? चलिए आइए, लाइन में लग जाइए। फलक और मीरा दोनों चुपचाप लाइन में लग जाती हैं। जब फलक की बारी आती है तो एक लड़की उसके हाथों में गुलाब का फूल पकड़ाते हुए कहती है, कॉलेज के गेट के पास जाकर खड़ी हो जाओ। कॉलेज में जो भी पहला व्यक्ति अंदर आएगा, तुम्हें उसे ये फूल देकर उसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करना पड़ेगा। फलक ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मीरा उसे धीरे से समझाते हुए कहती है कि परेशान मत हो, ये लोग जो कह रहे हैं कर दो, नहीं तो रोज़ ऐसे ही तुम्हें परेशान करते रहेंगे और फिर हमें इसी कॉलेज में पढ़ना है, इसलिए हम लोग इससे पंगा नहीं ले सकते हैं। फलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसी तरह फूल को लेकर कॉलेज के गेट के पास बढ़ने लगती है। अचानक से एक लड़का सामने से आता है। पलक नीचे नजरें झुकाए हुए डर के मारे उस लड़के को गुलाब का फूल देते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है। वह लड़का उसे पकड़कर उठाते हुए कहता है कि पागल लड़की, मुझे तो धक्का दे दिया था और यहाँ रोकर कमजोर लड़की बनने की एक्टिंग कर रही हो। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर फलक जब चेहरा ऊपर उठाती है तो सिद्धार्थ को सामने खड़ा देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह लगभग रोते हुए धीरे धीरे कहती है, मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाया जा रहा है। फलक की आंखों में आंसू देखकर सिद्धार्थ का मन पिघल जाता है। कुछ देर तक वह फलक के चेहरे की मासूमियत में खो जाता है, लेकिन फिर फलक के साथ हो रहे रैगिंग को देखकर वह लड़कों के झुंड की तरफ बढ़ जाते हैं और वहां पहुंचकर लड़कों को धमकाते हुए कहते हैं, तुम लोग यहाँ कॉलेज में पढ़ने आते हो या ये सब करने आते हो? लड़कों के झुंड में से एक लड़का बोलता है, वह क्या बात है, गुलाब मिलते ही बॉयफ्रेंड की तरह लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए। उन लड़कों की बेसिर पैर की बातों को सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगता है और वह उन लड़कों की पिटाई कर देते हैं। लड़के भी डर के मारे धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगते हैं। फलक के पास आकर सिद्धार्थ फलक से कहते हैं, जिस तरह से मुझे धक्का दिया था उसी तरह से कॉलेज में भी मजबूत बनकर रहना सीखो, नहीं तो आए दिन ऐसे ही लोग तुम्हें परेशान करते रहेंगे। सिद्धार्थ फलक के साथ अपने क्लासरूम तक जाते हैं। सिद्धार्थ को देखकर सभी लड़कियां आहें भर रही थीं। मीरा फलक को छेड़ते हुए कहती है कि क्या बात है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम और केयरिंग है। देखो, कॉलेज की सभी लड़कियां उसे देखकर तितलियों की तरह उसके आसपास मंडरा रही हैं। फलक सफाई देना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ को जाते हुए देखकर वह अपनी किताबों में खो जाती है। क्लास खत्म हो जाने पर फलक मीरा के साथ गेट पर आकर सिद्धार्थ का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में मीरा की गाड़ी आ जाती है और वह फलक को बाय कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। आज कॉलेज में पहला दिन। सुबह सुबह सीनियर्स द्वारा की गई रैगिंग से परेशान फलक को इस समय इतनी देर से गेट पर खड़ा अकेला देखकर कुछ मन भर लड़कों का झुंड उसके आसपास मंडराने लगता है, जिसे देखकर फलक को घबराहट के मारे रुलाई आ जाती है। लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आकर रुकती है और सिद्धार्थ बाहर आते हुए फलक को आवाज़ देते हैं। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर फलक गाड़ी की तरफ आगे बढ़ जाती है। रास्ते में एक दो बार सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हैं तो उसकी रोनी सूरत देखकर उन्हें अपने देर से पहुंचने का आभास होता है।
वह समझ जाते हैं। फलक काफ़ी देर से उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर मन ही मन सोचते हैं, इस तरह की सिचुएशन का सामना तो इसे करना ही पड़ेगा। अब हर कदम पर कोई मदद करने के लिए तो आने से रहा, इसलिए इसे खुद अपने आप को मजबूत बनाना होगा और हर सिचुएशन का डटकर सामना करना पड़ेगा। ऐसे छुई मुई और मासूम बनकर रहेगी तो मुंबई जैसे शहर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। काफ़ी देर शांत रहने के बाद फलक एक बार सिद्धार्थ की तरफ पलटकर देखती है। उसी समय सिद्धार्थ की नज़रें भी फलक की नज़रों से टकरा जाती हैं। फलक की आंखों में अपने लिए सवाल देखकर सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? सिद्धार्थ के पूछने पर फलक फिर से रोने लगती है और रोते रोते ही सिद्धार्थ से पूछती है, आपने आने में इतनी लेट क्यों कर दी? आप जानते भी हैं इतनी देर में मेरी क्या हालत हो गई थी। आप अगर कुछ देर और नहीं आते तो मेरा क्या होता? फलक को ऐसे रोते हुए उसकी मासूम सी बातों को सुनकर सिद्धार्थ को आज पहली बार अपने लेट होने पर गुस्सा आ रहा था। वह अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ाते हुए और उसे अपने आंसुओं को पोंछने के लिए कहते हैं। फलक भी जल्दी से सिद्धार्थ के हाथों से रुमाल लेकर अपना चेहरा और नाक सब साफ करने लगती है और फिर सिद्धार्थ का रुमाल उसे वापस करती है तो सिद्धार्थ अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने ही पास रखो। फलक सिद्धार्थ की बातों को सुनकर कहती है, ठीक है, इसे मेरे पास ही रहने दीजिए, घर जाकर इसे धोकर मैं आपको दे दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम अपने पास ही रखो। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक खिड़की से बाहर झांकने लगती है और बाहर के दृश्य को अपनी आंखों में समेटने की कोशिश करती है। मुंबई शहर की खूबसूरती देखकर वह कुछ देर पहले हुए अपने साथ के वाकये को एकदम भूल जाती है। इस समय फलक को एकदम नॉर्मल देखकर सिद्धार्थ को भी सुकून मिलता है। दोनों जल्द ही घर पहुंच जाते हैं। फलक को सामने देखकर मंजरी जी कॉलेज में उसका आज का दिन कैसा रहा, इस बारे में पूछती हैं। फलक के बगल से गुजरते हुए सिद्धार्थ मंजरी जी की बातों का जवाब देते हुए धीरे से कहते हैं कि मुझे देखकर चंडी का रूप धारण करने वाली कॉलेज में दिन भर असहाय अबला नारी की तरह टेसुए बहाती रहती है। सिद्धार्थ ने ये बातें इतनी धीरे से कही थीं कि मंजरी जी कुछ सुन ही नहीं पाती हैं, लेकिन फलक के पास ही बोलकर गए थे, इसलिए फलक ने सभी बातें साफ साफ सुन ली थीं। मंजरी जी फलक को चुपचाप देखकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती हैं, कहाँ खो गई? मंजरी जी की आवाज़ सुनकर फलक फिर से होश में आते हुए कहती है, आंटी जी सब कुछ ठीक था, कॉलेज में मेरी एक दोस्त भी बन गई है जिसका नाम मीरा है, वह बहुत अच्छी है। फलक के मुंह से कॉलेज में सब कुछ अच्छा रहा ये जानकर मंजरी जी की टेंशन खत्म हो जाती है और वह उसे फ्रेश होने के लिए भेज देती हैं। फलक कमरे में आकर सिद्धार्थ के रुमाल को देखते हुए आज दिन भर में घटित अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में सोचती है और मन ही मन कहती है, पहली मुलाकात में सिद्धार्थ जी के बारे में मैंने जो गलत सोचा था वह इतने भी बुरे नहीं हैं। मुझे कॉलेज के गेट पर अकेला छोड़कर जिस तरह से चले गए थे उस समय मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर रैगिंग के वक्त अचानक से आकर उन्होंने जिस तरह से मेरा साथ दिया उसे देखकर उनके बारे में मेरे मन में जो भी गलतफहमी थी सब दूर हो गई। और फिर आज के दिन में सिद्धार्थ के साथ गुजारे हुए खूबसूरत पलों को सोचकर फलक मन ही मन मुस्कुराने लगती है और आईने के सामने खड़े होकर सिद्धार्थ के रुमाल को बड़े प्यार से देखती है। तभी नीचे से मंजरी जी की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाते हुए जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुबह सुबह अचानक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। अविनाश जी नाश्ता छोड़कर ड्राइवर से जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए कहते हैं। मंजरी जी घबराकर पूछती हैं कि ऐसी क्या बात है जी, जो बिना नाश्ता किए ही उठ गए आप, और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, किसका फ़ोन था? अविनाश जी जल्दी जल्दी में सिर्फ इतना कह पाते हैं कि सत्यजीत की तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल से फ़ोन था, मैं वहीं जा रहा हूँ, आगे जैसा होगा मैं तुम्हें फ़ोन पर बता दूंगा। अविनाश जी के चले जाने पर मंजरी जी मंदिर के सामने जाकर हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे ईश्वर, भाई साहब का ख्याल रखना, सब कुछ आपके हाथ में है, उस मासूम बच्ची के सर से पिता का साया ना उठने पाए।
फलक कॉलेज के लिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आती है। मंजरी जी अभी फलक को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। उन्हें अविनाश जी के फ़ोन का इंतज़ार था। मंजरी जी सिद्धार्थ को आवाज़ देते हुए बुलाती हैं और कहती हैं, फटाफट नाश्ता करो और फलक को कॉलेज छोड़ आओ। सिद्धार्थ माँ की बातों को अनसुना करते हुए कहते हैं, आपने तो सचमुच मुझे इस मैडम का ड्राइवर बना दिया है। अरे जब रोज कॉलेज आना जाना है तो इन्हें खुद भी तो आदत डालनी पड़ेगी आने जाने की। कब तक मैं इनके पीछे पीछे कॉलेज के चक्कर लगाता रहूँगा। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक के चेहरे पर उदासी छा जाती है, जिसे देखकर मंजरी जी आंख दिखाते हुए सिद्धार्थ को चुप रहने के लिए कहती हैं। सिद्धार्थ भी चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं और गाड़ी की चाबी घुमाते हुए माँ से कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इन्हें 5 मिनट में बाहर भेज दीजिए। मैं अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे भी अपने काम करने हैं। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक जल्दी जल्दी नाश्ता करके बैग उठाकर बाहर जाने लगती है। जल्दी जल्दी में अचानक से पानी के पाइप पर पैर पड़ता है और वह कीचड़ में धड़ाम से गिर जाती है। उसे इस तरह से कीचड़ में सना हुआ देखकर सिद्धार्थ को बड़ी जोरों की हंसी आती है और वह फलक की तरफ देखकर बेतहासा हंसने लगते हैं। एक तो फलक को कॉलेज के लिए देर हो रहा था, ऊपर से कीचड़ में गिरने की वजह से उसकी पूरी ड्रेस खराब हो गई थी और फिर सामने से सिद्धार्थ को हंसते हुए देखकर उसे गुस्सा आता है और वह पैर पटकते हुए सिद्धार्थ की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ की हंसी अपने आप रुक जाती है और वह गंभीर होते हुए कहते हैं, देखो इस हालत में तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आना और मेरी गाड़ी में तो बैठने की सोचना भी मत। पहले जाओ फिर से फ्रेश होकर आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कॉलेज पहुंचा सकता हूं। सिद्धार्थ का हंसना रुक जाने पर फलक उसकी तरफ गुस्से से देखती है और फिर पलटकर घर के अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ घर के अंदर आकर सोफे पर बैठकर फिर से हंसने लगते हैं। मंजरी जी की नज़र जब फलक पर जाती है और सिद्धार्थ को बेतहासा हंसते हुए देखती है तो कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर भी हंसी आ जाती है, लेकिन वह अपनी हंसी को छुपाते हुए फलक के पास आकर कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो लो। और सिद्धार्थ की तरफ आंख दिखाकर उन्हें चुप रहने के लिए कहती हैं। माँ की आंखों का इशारा समझकर सिद्धार्थ अपनी हंसी को रोक तो लेते हैं, लेकिन फलक के चेहरे को याद करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बनी हुई थी। हॉस्पिटल से फ़ोन आने पर सत्यजीत जी की तबीयत के बारे में जानकर अविनाश जी आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचकर देखते हैं तो सत्यजीत जी के कमरे में डॉक्टरों की भागम भाग लगी हुई थी। सामने हॉस्पिटल के बेड पर सत्यजीत जी की सांसें उखड़ी हुई थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके पास अब कुछ ही पल शेष रह गए हैं। अविनाश जी को देखते ही उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए उन्हें अपने पास आने का इशारा किया और फिर अविनाश जी के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए अपनी उखड़ी हुई सांसों को सामान्य करते हुए कहते हैं, तुम आ गए मेरे यार, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब लगता है कि ऊपर से बुलावा आ चुका है, लेकिन मैं जाने से पहले तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। क्या दोस्त होने के नाते तुम मुझे इतना अधिकार दोगे? अविनाश जी अपने हाथों की मजबूती सत्यजीत जी के हाथों पर बनाते हुए अपनी आंखों से निरंतर बह रहे आंसुओं को पोंछकर कहते हैं, तुम्हारा मेरे जीवन पर पूरा पूरा अधिकार है। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, इसलिए जो कुछ तुम कहोगे वह मेरे लिए वचन के समान होगा। सत्यजीत जी अपनी उखड़ी हुई सांसों को फिर से संभालते हुए कहते हैं, यार जिंदगी में अब कोई गिला शिकवा नहीं है, बस चिंता थी तो अपनी बेटी फलक की, लेकिन तुमसे मिलकर और तुम्हारे सुपुर्द अपनी बेटी को करने के बाद अब मुझे उसकी चिंता भी नहीं रह गई। लेकिन एक पिता होने के नाते मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले चाहता हूँ कि बेटी को एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य देकर अपनी आंखें बंद करूं। क्या तुम मेरा ये आखिरी सपना पूरा करोगे? अविनाश जी रोते हुए कहते हैं, यार अगर तुम मेरी जान भी मांगो तो मैं वह देने के लिए तैयार हूँ, तुम एक बार बोल कर तो देखो। सत्यजीत जी भी अविनाश जी के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मेरे जाने के बाद फलक का क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी को हमेशा के लिए अपने घर में अपनी बहू बनाकर रख लो। उसके लिए मैं तुमसे तुम्हारा बेटा मांगना चाहता हूँ। सत्यजीत जी की आखिरी इच्छा को सुनकर अविनाश जी रोने लगते हैं और तुरंत फ़ोन करके
मंजरी जी से बातें करते हैं। मंजरी जी सिद्धार्थ और फलक को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर फलक जोर जोर से रोने लगती है। अविनाश जी उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे गले लगाकर कहते हैं, बेटी मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अविनाश जी फलक को सत्यजीत जी के पास छोड़कर मंजरी जी और सिद्धार्थ को बाहर आने का इशारा करते हैं। मंजरी जी और सिद्धार्थ संशय भरी नजरों से अविनाश जी को देखते हुए उनके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही मंजरी जी कौतूहलवश अविनाश जी से पूछ बैठती हैं, आखिर बात क्या है? आप लोगों के बीच ऐसी क्या बात हुई थी? आपने बच्चों को साथ लाने के लिए क्यों कहा? अविनाश जी सत्यजीत जी की बात सिद्धार्थ और मंजरी को बताते हैं। इस दुख की घड़ी में मंजरी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ भी अपने जीवन के इतने बड़े फैसले को अचानक से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और यंत्रवत एक बुत के समान अपने माता पिता की बातों को सुनकर चुपचाप कोने में खड़े रहते हैं। इस दुख की घड़ी में उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। उधर सत्यजीत जी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी, जिसके कारण डॉक्टरों की गहमा गहमी मची हुई थी। सत्यजीत जी बड़ी आस भरी नज़रों से अविनाश जी को देख रहे थे। अविनाश जी ने मंजरी जी की तरफ इशारा करते हुए सिद्धार्थ को मनाने की कोशिश करने के लिए कहा। मंजरी जी सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर फलक के पास आती हैं। सत्यजीत जी अपने हाथों से अपनी बेटी फलक का हाथ सिद्धार्थ के हाथों में रखते हुए कहते हैं, अविनाश, अब से मेरी बेटी पूरे अधिकार और हक के साथ तुम्हारी बेटी बन गई है। मुझे अब अपनी मौत से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब मैं शांति से मर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को मैंने जिस परिवार में सौंप दिया है वह परिवारों से कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। शायद इन्हीं पलों के लिए सत्यजीत जी की सांसें रुकी हुई थीं। अचानक से उखड़ती हुई सांसों ने सत्यजीत जी का साथ छोड़ दिया और उनका शरीर निष्प्राण होकर अविनाश जी की बाहों में झूल गया। वहां पर उपस्थित सभी लोग अचानक से हुए इस घटनाक्रम को बेजान मूर्ति की तरह देख रहे थे। पिता की मृत्यु के पश्चात फलक सिद्धार्थ की बाहों में बेहोश हो गई। मंजरी जी ने सिद्धार्थ को इशारा करके फलक को सामने रखे हुए सोफे पर बैठाने के लिए कहा। मां के आदेश का पालन करते हुए सिद्धार्थ फलक को गोद में उठाकर सोफे पर लिटा देते हैं। अपने जिगरी यार को अपनी बाहों में निष्प्राण देखकर अविनाश जी की अंतरात्मा तक रो रही थी। फलक सामने सोफे पर बेहोश पड़ी थी। मंजरी जी अविनाश जी को इस दुखद समय में ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थी। एक कोने में सिद्धार्थ भावशून्य अवस्था में खड़े होकर सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। अविनाश जी ने अपने मित्र के जाने के दुख के साथ साथ उनकी अंतिम क्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने दी। अगले 13 दिनों तक परिवार के सभी सदस्य सत्यजीत जी के जाने के गम में इस तरह दुखी थे कि उन्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है या क्या होने वाला है, इस बात की फिक्र ही नहीं थी। सत्यजीत जी की अंतिम क्रिया के पश्चात जब धीरे धीरे जीवन फिर से सामान्य होने लगा, एक दिन अविनाश जी ने मंजरी जी से कहा कि अब आप बताओ आगे क्या करना होगा। मंजरी जी ने असमंजस की स्थिति में संशय भरी नजरों से अविनाश जी की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझसे किस बारे में बात कर रहे हैं? अविनाश जी सत्यजीत जी के अंतिम इच्छा के बारे में मंजरी जी को याद दिलाते हुए कहते हैं, मैं अपने दोस्त की अंतिम इच्छा भूला नहीं हूँ और अब मैं चाहता हूँ आप भी अपने साहबजादे से इस बारे में बात करो और आगे का फैसला लो। मंजरी जी अविनाश जी को तो आश्वासन देने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका मन खुद ही संशय से घिरा हुआ था, क्योंकि अचानक से हुए इस फैसले के कारण वह स्वयं भी सिद्धार्थ के मन को टटोल नहीं पाई थी। और अब जब अविनाश जी ने ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी थी, तो उन्हें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना था कि किस तरह से सिद्धार्थ के सामने इस बात को रखेंगी। मंजरी जी सिद्धार्थ के लिए कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में पहुंचती हैं और निश्चिंत होकर सोए हुए सिद्धार्थ के सर पर अपना प्यार भरा हाथ फिराते हुए प्यार से उसे जगाने की कोशिश करती हैं। इतने दिनों बाद अपनी माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर सिद्धार्थ माँ की गोद में सर रखकर फिर से सो जाते हैं। मंजरी जी सिद्धार्थ को जबरदस्ती उठाकर बैठाते हुए कहती हैं, सिद्धार्थ,
अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, बल्कि किसी के दामाद और किसी के जीवन साथी बनने वाले हो। माँ की अचानक से इस तरह की बहकी बहकी बातों को सुनकर सिद्धार्थ की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वह अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं, क्या माँ, अब आप भी इस अचानक से जुड़े रिश्ते को महत्व देने लगीं? कम से कम मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। आप तो जानती हैं कि मैं डैड के लिए एक नाकारा इंसान हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है सत्यजीत अंकल ने भी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में डैड की वजह से ही देने का फैसला किया होगा। और आप तो जानती ही हैं, जो इंसान अब तक अपने पिता के पैसों पर पल बढ़ रहा है, वह किसी का जीवन साथी कैसे बन सकता है। इसलिए मैं सब कुछ जानते हुए पिता की जल्दबाजी में ली गई वचनबद्धता की वजह से उनकी बेटी की बलि नहीं चढ़ा सकता हूँ। आप डैड से कहकर फलक के लिए उसके योग्य जीवन साथी ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं किसी भी तरह से उसका जीवन साथी बनने के योग्य नहीं हूँ। जिस समय माँ बेटे कमरे में बातें कर रहे थे, फलक पानी लेने के लिए उसी वक्त दरवाजे के पास से गुजर रही थी। उसके कानों में जब उसके बारे में ही बातचीत होती हुई सुनाई पड़ी, तो उसके कदम कुछ देर के लिए वहीं जम गए थे। और फिर वहाँ की बातों को सुनकर पिता के जाने का गम तो पहले से ही था, लेकिन अब उसके पिता द्वारा चुने गए जीवन साथी का भी उसको इस तरह से नकार देना उसके मन को छलनी कर जाता है, और वह अपने आंसुओं को छिपाते हुए अपने कमरे की तरफ लौट आती है। मंजरी जी सिद्धार्थ की बातों को सुनकर झल्लाते हुए उसके कमरे से बाहर निकल जाती हैं और मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती हैं, बाप बेटे दोनों अपने अपने मन की करते हैं, बीच में बेवजह मैं पिसती रहती हूँ, जिसे जो मनाए करे। मुझे तो बस उस मासूम बच्ची का ख्याल है जिसके सर पर से अब पिता का साया भी उठ चुका है। मैं उसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद मंजरी जी फोन पर किसी को वहां आने का न्योता देती हैं। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर रात भर उन बातों को सोचकर आंसू बहाते हुए फलक सुबह जल्दी उठती है और फ्रेश होकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। उसे अकेले कॉलेज जाता हुआ देखकर मंजरी जी उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह मंजरी जी को समझाते हुए कहती है कि आंटी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ जी ने मुझे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब मैं अकेली भी कॉलेज आ जा सकती हूँ, आप परेशान मत होइए। फलक की बातों को सुनकर मंजरी जी शांत हो जाती हैं और मन ही मन सिद्धार्थ के लिए कहती हैं, चलो कम से कम इस लड़के ने इस बार कुछ अच्छा काम तो किया। सिद्धार्थ सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आकर मंजरी जी के गले से लिपट जाते हैं और उनसे कहते हैं, माँ मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ, आप फटाफट फलक को बाहर भेज दीजिए। मंजरी जी सिद्धार्थ की बातों को सुनकर कहती हैं कि फलक तो कॉलेज अकेले ही चली गई, कह रही थी कि तुमने उसे कॉलेज के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, अब कोई डर की बात नहीं है। माँ की बातों को सुनकर सिद्धार्थ अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचते हैं, ये काम मैंने कब किया, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। अचानक से मैडम को अकेले कॉलेज जाने का भूत कैसे सवार हो गया। इसके पहले तो कॉलेज के नाम से ऐसे डर रही थी जैसे कॉलेज पहुंचते ही कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो, और आज अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि मेरा इंतजार भी नहीं किया और अकेले ही कॉलेज के लिए निकल गई। खैर जो भी है मुझे क्या, वैसे भी मैं रोज रोज तो कॉलेज के चक्कर काटने से रहा। अचानक से सिद्धार्थ के फ़ोन पर मंजरी जी का फ़ोन आता है। वह घबराते हुए कहती हैं, बेटा कॉलेज ख़त्म हुए तो काफ़ी देर हो गया, लेकिन फलक अब तक घर नहीं पहुंची है। अगर तुम कॉलेज के आसपास हो तो ज़रा देख लो, वह बच्ची शहर के लिए नई है, तुम्हें तो शहर के सभी रास्ते पता हैं। फलक के बारे में जानकर सिद्धार्थ को चिंता होने लगती है। वह गाड़ी कॉलेज की तरफ घुमा लेते हैं। कॉलेज के अंदर बाहर चारों तरफ चेक करते हैं, लेकिन फलक कहीं दिखाई नहीं देती और कॉलेज भी लगभग खाली हो चुका था, जिसे देखकर सिद्धार्थ की चिंता और भी बढ़ जाती है और वह रास्तों पर चारों तरफ गाड़ी घुमाकर फलक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अचानक से कुछ दूर पर गोलगप्पे के ठेले के पास फलक नजर आती है। उसे इस तरह गोलगप्पे वाले के पास देखकर सिद्धार्थ को बड़ी जोर का गुस्सा आता है और वह जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसके पास पहुंचकर उसकी बाहों को जोर से पकड़ते हुए लगभग गुस्से की आवाज में चिल्लाकर कहते हैं, तुम सचमुच पागल हो, मैंने ऐसे ही तुम्हारे बारे में गलत नहीं कहा था। घर पर माँ इतनी परेशान है, इतनी देर से मैं कॉलेज के चक्कर लगा रहा हूँ और अब सड़कों पर तुम्हें ढूंढते हुए भटक रहा हूँ और तुम आराम से गोलगप्पे वाले के पास खड़ी हो। तुम्हें जरा सा भी एहसास है?
तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं कितनी टेंशन में आ गया था और घर पर माँ कितनी परेशान हो रही थी। अचानक से सिद्धार्थ का ये नया रूप देखकर फलक सहम जाती है और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं और अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए उसे छोड़ने के लिए सिद्धार्थ से कहती है। तब जाकर सिद्धार्थ को एहसास होता है। गुस्से में उसने फलक की बाह कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ ली थी। सिद्धार्थ के हाथ हटाने पर फलक की बाह का वह स्थान एकदम लाल हो गया था जिसे कुछ देर पहले सिद्धार्थ ने गुस्से में कसकर पकड़ा हुआ था। फलक की आंखों में आंसू देखकर सिद्धार्थ थोड़ा शांत होते हुए पूछते हैं, तुम आज अचानक से अकेले ही कॉलेज आ गईं और अब छुट्टी के बाद यहाँ वहाँ टहल रही हो? तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी है या बस ऐसे ही आंसू बहा रही हो? सिद्धार्थ के शांत होने पर फलक आंसू बहाते हुए उसी तरह से सिद्धार्थ को बताती है, मैंने काफ़ी देर तक आपका इंतजार किया, लेकिन जब आप नहीं आए तब तक सवारियां भी आनी बंद हो चुकी थीं, इसलिए मैं धीरे धीरे पैदल ही आगे बढ़ने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए यहाँ गोलगप्पे वाले भैया के ठेले के पास औरतों की काफ़ी भीड़ देखकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई और मैं यहाँ पर रुककर गाड़ी का इंतजार करने लगी। लेकिन तब तक आप आ गए और आपने बिना मेरी बात सुने ही मुझे भरपूर सुनाना शुरू कर दिया। फलक की बातों को सुनकर सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह फलक को जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। फलक चुपचाप सिद्धार्थ की बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है और सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आज भी सीट बेल्ट उससे लग नहीं पाती। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले उसके पास आकर उसकी सीट बेल्ट लगा देते हैं। आज फलक सीट बेल्ट लगाने के लिए सिद्धार्थ को रोकती नहीं है। मंजरी जी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं और फिर निराश होकर अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं, जिसे सिद्धार्थ काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे। और आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया कि माँ, क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? कौन आने वाला है जिसके लिए आप बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं? मंजरी जी नाश्ता करते हुए सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए कहती हैं कि हाँ, है कोई स्पेशल मेहमान जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अब हर बात तुम्हें बताना जरूरी है, जब आ जाएगा तो तुम भी देख लेना। आज फलक के कॉलेज में छुट्टी थी, इसलिए फलक भी सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी और माँ बेटे की बातों को चुपचाप सुन रही थी। सिद्धार्थ नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। फलक का कॉलेज बंद होने के कारण सिद्धार्थ को भी बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। फलक नाश्ता करने के बाद मंजरी जी की मदद करने के लिए उनके साथ किचन में चली जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और मंजरी जी मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ जाती हैं। दरवाजा खोलने पर एक खूबसूरत नौजवान मंजरी जी के गले लगते हुए उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि वाह बड़ी माँ, आप तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। आपकी खूबसूरती का क्या राज है? मेरे लिए भी तो कोई अपनी जैसी ढूंढ दीजिए ना। मंजरी जी उस लड़के के गाल पर चपत लगाते हुए कहती हैं कि चल दूर हट बदमाश, आते ही शुरू हो गया। तेरी इन्हीं हरकतों को सिद्धार्थ पसंद नहीं करता है और अभी इतनी जल्दी क्या है? पहले बड़े भाई सिद्धार्थ की शहनाई बजने दे, उसके बाद तेरी बारी आएगी, तब सोचेंगे तेरे बारे में। वो क्या है ना कि बड़ी माँ, भाई तो शहनाई बजवाने से रहे, क्योंकि जब तक दोनों बाप बेटे में आपसी रंजिश खत्म नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता कि भाई शादी के लिए किसी भी कीमत पर तैयार होंगे। फिर मैं क्यों इन दोनों बाप बेटे के बीच में फंसकर बलि का बकरा बनूं? मुझे तो अपनी शादी की बड़ी जल्दी है। सिद्धार्थ नीचे आते हुए कहते हैं, आपका स्पेशल मेहमान यही है। माँ, आपको इस नमूने का इंतजार था। इस नमूने को आप ही झेल सकती हैं। मुझे तो इससे दूर ही रखना, क्योंकि इसकी ओछी हरकतें और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। सिद्धार्थ को देखकर साहिल मंजरी जी को छोड़कर उसके कदमों में गिरते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है, पाएं लागूं बड़े भैया। अचानक से उसकी ऐसी हरकत देखकर मंजरी जी को हंसी आ जाती है और सिद्धार्थ चिढ़ते हुए पीछे हट जाते हैं, लेकिन इसके आगे साहिल और कोई बेवकूफ़ी ना करे, इसलिए मंजरी जी बात बदलते हुए फलक को आवाज़ देकर बाहर बुलाती हैं और साहिल से उसका परिचय करवाते हुए कहती हैं कि बताओ तुम्हें फलक कैसी लगी। साहिल फलक को एकटक देखते हुए कहते हैं, बड़ी माँ, ये तो साक्षात अप्सरा है जो स्वर्गलोक से सीधे उतरकर जमीन पर आई है। अचानक से साहिल का इस तरह से फलक की तारीफ करना सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लगता और फलक भी अनजान इंसान से
अपने बारे में इस तरह की बातों को सुनकर घबरा जाती है और मंजरी जी से पूछकर अपने कमरे में चली जाती है। सिद्धार्थ भी साहिल और उसकी बातों को झेलना नहीं चाहते थे, इसलिए वह भी मंजरी जी से बाय बोलते हुए बाहर निकल जाते हैं। सिद्धार्थ और फलक के चले जाने पर मंजरी जी साहिल के पास आकर पूछती हैं कि अब अपनी नौटंकी बंद करो और सच सच बताओ कि फलक तुम्हें कैसी लगी। साहिल मंजरी जी से कहते हैं, बड़ी माँ, आपने सिद्धार्थ भाई के लिए फलक जी को चुनकर बहुत ही अच्छा किया है। दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। भले ही भाई इस शादी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा नहीं, जब मैंने फलक भाभी की तारीफ की तो उनकी आंखों में मेरे लिए कुछ पल के लिए गुस्सा उभर आया था। मंजरी जी साहिल से कहती हैं, फिर ठीक है, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है तुम वह काम मन लगाकर करो, तो तुम्हारी भी शहनाई बजवाने की तैयारी मैं जल्दी ही करवा दूंगी। साहिल मंजरी जी के पैरों में गिरते हुए कहते हैं, बड़ी माँ, अपनी शहनाई बजवाने के लिए तो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ये काम तो मैं जरूर करूँगा, क्योंकि मुझे बड़े भाई को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। और अब आप देखिएगा कि मैं किस तरह से बड़े भैया और भाभी को एक दूसरे के करीब लाने की जुगत लगाता हूँ। बस आप चुपचाप दर्शक दीर्घा में बैठकर मेरे लिखे नाटक का लुत्फ उठाइए। साहिल अपने काम पर लग चुके थे। उन्हें जब भी मौका मिलता और सिद्धार्थ उनके सामने होते तो साहिल अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे, जिसे देखकर सिद्धार्थ उन पर और अधिक चिढ़ जाता था और ये सब देखकर साहिल को मजा आता था। एक दिन साहिल और सिद्धार्थ मंजरी जी के साथ टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मौके का फायदा उठाते हुए साहिल मंजरी जी से कहते हैं कि बड़ी माँ, मैं सोच रहा हूँ कि फलक जी को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाऊँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। मंजरी जी कुछ कहती, उसके पहले ही सिद्धार्थ बोल पड़ते हैं, कोई जरूरत नहीं है, फलक कहीं बाहर घूमने नहीं जाएगी। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर साहिल उन्हें और चिढ़ाने के लिए कहते हैं, क्यों भाई, आपको इसमें क्या परेशानी है? फलक जी के फैसले आप कब से लेने लगे? फलक जी और मैं अकेले टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो हमें एक दूसरे के बारे में जानने का मौका कैसे मिलेगा? और वैसे भी मैं इसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। साहिल की बातों को सुनकर सिद्धार्थ मंजरी जी से कहते हैं कि माँ, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि फलक जैसी लड़की के लिए इस जैसे निहायत ही बदतमीज लड़के का चुनाव सही है? आप क्यों उस मासूम का जीवन बर्बाद करना चाहती हैं? मंजरी जी, जो काफी देर से दोनों की बातचीत शांत होकर सुन रही थीं, अचानक से सिद्धार्थ से बोल पड़ती हैं, तुम खुद तो उसे अपनाना नहीं चाहते हो, जब दूसरा कोई हाथ आगे बढ़ा रहा है इसमें भी तुम्हें परेशानी हो रही है। आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? अगर तुम फलक से शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ना किसी से तो फलक की शादी करवानी ही पड़ेगी। आखिर कब तक हम उसे यूं ही घर में बिठा कर रखेंगे? तुमने तो शादी के लिए ना कर दी। वैसे भी फलक के पिता की यही इच्छा थी, उनकी बेटी का ब्याह हमारे घर में हो। अब अगर तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे तो फिर हमें इसके लिए साहिल ही नज़र में आता है, क्योंकि साहिल से शादी के बाद भी फलक हमारे घर में रहेगी, हमारी नज़रों के सामने। इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी माँ से बिना बहस किए बाहर चले जाते हैं। बाहर हो रही बातें फलक के कानों में भी जाती हैं। वह दुखी होकर अपने कमरे में मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पिता ने जिसे मेरा जीवन साथी चुना और मैंने भी उस रिश्ते को दिल से अपना मान लिया था, लेकिन उन्होंने स्वयं मुझे ठुकरा दिया। और अब जिसके लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, आंटी जी उससे मेरा विवाह करने की सोच रही हैं। हे भगवान, मेरी किस्मत में आपने क्या लिखा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सिद्धार्थ किसी भी तरह की बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए बाहर चले गए थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी झल्लाया हुआ था। उनकी आंखों के सामने बार बार फलक का मासूम चेहरा और साहिल की कुटिल मुस्कान घूम रही थी। अंत में वह अपने दिल और दिमाग की जंग में दिमाग का फैसला मानते हुए एक बार फलक से बात करने की सोचते हैं। गाड़ी को घर की तरफ घुमाते हुए मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे इस बारे में एक बार फलक से बात करनी चाहिए। आखिर ये उसका खुद का फैसला होना चाहिए कि उसे किस तरह के लड़के से विवाह करना चाहिए, ना कि हम सब उस पर अपना जबरदस्ती का फैसला थोपें। सिद्धार्थ घर पहुंचकर फलक को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं।
फलक भी चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे पीछे उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और दोनों बाहर के लिए निकल जाते हैं। मंजरी जी और साहिल अपने कमरे से इस घटनाक्रम को लगातार देख रहे थे और दोनों एक दूसरे को हाई फाई करते हुए सिद्धार्थ के मजे ले रहे थे, क्योंकि वह दोनों जो चाहते थे वह हो रहा था। सिद्धार्थ पहले फलक के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, अब वह फलक के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, जिसे देखकर मंजरी जी को अपना सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा था और उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि जल्द ही सिद्धार्थ को अपने दिल की आवाज़ समझ में आ जाएगी और वह फलक को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। सिद्धार्थ फलक को बाहर ले तो आए थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह की बात फलक से कैसे कहेंगे, क्योंकि घर में जो भी हो रहा है भले ही पूरी तरह से फलक को ना पता हो, लेकिन फलक इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी और कहीं ना कहीं सबके साथ वह भी फलक के गुनहगार थे। दोनों अपनी सोच में गुम थे, इसलिए पूरे रास्ते दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की। सिद्धार्थ एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं और फलक को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ कदम मिलाते हुए एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। वह जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत और रमणीय थी। पहाड़ों के बीच मदमस्त झरने बह रहे थे, चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे, फूलों की हरियाली छाई हुई थी। पलक तो वहां पहुंचकर मंत्रमुग्ध सी उस स्थान को अपलक निहारे जा रही थी। झरने की गहराई देखने के लिए फलक ने नीचे की तरफ देखना चाहा तो अचानक से उसका पैर फिसल गया। वह सीधे जाकर खाई में गिरती, लेकिन ऐन वक्त पर सिद्धार्थ ने बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। फलक झटके से सिद्धार्थ की बाहों में सिमट चुकी थी। अभी अभी उसने जो मौत का मंजर देखा था, उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वह बच गई है। काफी देर तक दहशत के कारण कांपते हुए सिद्धार्थ की बाहों में सिमटी हुई थी। सिद्धार्थ को भी एक पल में ऐसा लगा कि शायद उन्होंने फलक को हमेशा के लिए खो दिया। सिद्धार्थ को जब लगा कि फलक अब सामान्य हो चुकी है, तो फलक के कंधों को पकड़कर अपने से अलग करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? फलक, जो अब तक अपने आप को धीरे धीरे सामान्य कर चुकी थी, हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपनी सहमति देती है। सिद्धार्थ फलक पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम सचमुच पागल हो या जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो? ऐसे कोई इतनी ऊंचाई से गहराई देखने की कोशिश करता है जैसा तुम कुछ देर पहले कर रही थी? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। वैसे भी मैं डैड की नज़रों में नाकारा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो डैड मुझे कभी माफ़ नहीं करते। एक साथ इतनी गलतियाँ तुम कैसे कर लेती हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक के अंदर भरा हुआ गुस्सा बाहर निकल आता है और वह कहती है, जब सुनाना ही था तो बचाया क्यों? गिर जाने दिए होते। कम से कम बार बार आपको मेरी जैसी पागल लड़की की बेवकूफ़ी भरी हरकतों को झेलना तो नहीं पड़ता। अचानक से फलक के मुंह से इतनी बातें सुनकर सिद्धार्थ फलक का चेहरा देखते हुए कहते हैं कि वाह क्या बात है, आज पता चल गया कि मैडम के मुंह में एक जुबान भी है जो खूब चलती है। सिद्धार्थ के तंज को समझकर फलक एकदम चुप हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सचमुच आज उसकी गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था। अगर सिद्धार्थ जी नहीं होते तो शायद आज वह इस दुनिया में नहीं होती। सिद्धार्थ गंभीर होते हुए फलक से कहते हैं, फलक, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बात करने के लिए लाया हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हें समझा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है मुझे तुमसे इस बारे में एक बार बात करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक सवाल भरी नज़रों से सिद्धार्थ की तरफ देखती है। देखो फलक, तुम आज की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हो। मुझे नहीं लगता शादी जैसे बड़े फैसलों में जीवन साथी का चुनाव तुम बिना सोचे समझे करो, और हम में से किसी का ये हक भी नहीं है कि बिना तुम्हारी इच्छा जाने किसी के भी साथ गाय की तरह बिना सोचे समझे किसी भी खूंटे में बांध दें। आखिर जीवन तुम्हारा है तो जीवन साथी भी तुम्हारी पसंद का होना चाहिए। फलक सिद्धार्थ की बातों को काफ़ी देर तक सुन रही थी, लेकिन जब सिद्धार्थ शांत हो गए और फलक से उसकी इच्छा के बारे में पूछने लगे तो फलक ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अपने बड़ों पर पूरा भरोसा है।
अब आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने बड़ों को इतना अधिकार दिया है कि वह जो भी फैसला मेरे लिए करेंगे वह मुझे स्वीकार्य होगा। फलक की बातों को सुनकर सिद्धार्थ को अफसोस होता है कि आज उसकी वजह से एक मासूम लड़की का मन दुखी हो गया। सिद्धार्थ फलक की आंखों में आई नमी को देखकर कहते हैं कि फलक, मुझे गलत मत समझो। मैंने इस रिश्ते के लिए न तुम्हारी योग्यता को देखकर नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारे योग्य बनना चाहता था। अब तक मैं एक बेरोजगार नवयुवक हूँ जो पिता के पैसों पर पल रहा है। फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता था? उस समय हॉस्पिटल में भी अचानक से ये जिम्मेदारी मेरे हाथों में दे दी गई थी, जिसे देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया था। जब तक मैं खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? और मैं नहीं चाहता कि मेरी नाकामयाब लोगों की वजह से मेरी पत्नी को भी भविष्य में कोई परेशानी उठानी पड़े। इसलिए मैंने माँ से कुछ समय मांगा था। मैं चाहता था कि हम दोनों अपने आने वाले रिश्ते के लिए पूरी तरह से योग्य हो जाएं, तभी हम इस रिश्ते में बंध सकते हैं। तुम्हारी भी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। मैं नहीं चाहता कि शादी के कारण तुम्हारी पढ़ाई रुके। आखिर तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, तुमने भी अपने करियर के बारे में कुछ सोचा होगा। मैं जब इस रिश्ते के लिए ना कहा था तो तुम्हारी योग्यता को देखकर नहीं, बल्कि अपनी योग्यता को देखते हुए कहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो घर चलकर साहिल के रिश्ते के लिए ना बोल दो, नहीं तो हो सकता है कि आगे तुम्हें पछताना पड़े और मुझे भी इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से तुम्हें ऐसे लड़के के साथ बांध दिया गया है जो किसी भी लड़की के लिए सीरियस नहीं होता, जिसने अपने जीवन को मजाक बनाकर रखा है। इस समय माँ की आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई है? वह मेरी बातों को समझने की बजाय साहिल को सही ठहरा रही हैं। हो सकता है तुम्हारे समझाने से माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाए। बस यही बात बताने के लिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आया था। चलो अब भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं, फिर घर चलते हैं। घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। सिद्धार्थ की समझदारी वाली बातें सुनकर फलक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मन ही मन सोचती है, आप चाहें जो कुछ भी कहें, लेकिन आपके सिवा मेरा जीवन साथी बनने योग्य कोई नहीं हो सकता। जो इंसान शादी से पहले ही अपनी पत्नी के बारे में इतना कुछ सोचता है, वह शादी के बाद अपनी पत्नी को कितना प्यार देगा, ये मैं भली भांति समझ सकती हूँ। आपका इंतजार करने के लिए मुझे अगर जीवन भर कहा जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अब मुझे अपने पिता की दूरदर्शिता और फैसले पर पूरा भरोसा हो गया है। जरूर उन्होंने बहुत सोच समझकर मेरे लिए आप जैसे जीवन साथी का चुनाव किया। मैं हर कदम पर आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। फलक को ऐसे सोच में गुम देखकर सिद्धार्थ फलक के सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं, अब तुम किस सोच में गुम हो गई? चलो फटाफट खाना खा लेते हैं। फलक चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। जब सिद्धार्थ और फलक घर लौटते हैं तो मंजरी जी और साहिल अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि रात के इस वक्त वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। फलक अपने कमरे में चली जाती है और सिद्धार्थ भी अपने रूम में आकर अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि जब से साहिल से फलक के रिश्ते की बात चल रही थी, सिद्धार्थ के मन पर एक बोझ बना हुआ था। वह सोच रहे थे कि उन्हीं के कारण ऐसा फैसला लेने के लिए माँ मजबूर हुई थी, लेकिन अब फलक को सारी बातें क्लियर करने के बाद सिद्धार्थ के मन पर कोई बोझ नहीं रह गया था। अब उन्हें इंतजार था कल सुबह का, जब फलक अपना फैसला मंजरी जी के सामने रखेगी। सिद्धार्थ अपने मन की बातों को फलक के सामने क्लियर करके खुद तो चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फलक के मन में सिद्धार्थ की बातों को सुनकर अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। वह बार बार सोने की कोशिश करती, लेकिन नींद उससे कोसों दूर भाग रही थी। अंत में थक हार कर वह चेयर पर बैठते हुए मन ही मन कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्यों आप बार बार मेरी परीक्षा लेते हो? सिद्धार्थ जी अपने मन की बात कहकर खुद तो चैन की नींद ले रहे हैं और मैं यहाँ परेशान हुई जा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सुबह आंटी जी से क्या कहूँगी। ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है। मैं अपनी शादी की बात आंटी जी से कैसे कर सकती हूँ? अपने तो बच निकले, लेकिन मुझे फिर से फंसा दिया। अब मैं कैसे इस उलझन से निकलूं? आप ही कोई रास्ता बताओ महादेव जी। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर सिद्धार्थ बड़ी बेचैनी के साथ फलक का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ फलक
आज भी अपने उलझनों में पूरी तरह से उलझी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह आंटी जी के सामने अपनी शादी के बारे में ना कैसे कर सकती है। ये उसके संस्कारों के खिलाफ है। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अविनाश जी और मंजरी जी को ही अपने माता पिता के रूप में देखा है। मंजरी जी नाश्ता निकालने लगती हैं तो सिद्धार्थ कहते हैं, माँ फलक को भी बुला लीजिए, उसे भी कॉलेज जाना है, देर हो जाएगी। सिद्धार्थ को और परेशान करने के लिए मंजरी जी साहिल की तरफ मुड़कर कहती हैं, साहिल बेटा जाओ फलक को नाश्ते के लिए बुला लाओ। जिसे सुनकर सिद्धार्थ जल भुन जाते हैं। सिद्धार्थ को चिढ़ते हुए देखकर साहिल फलक को बुलाने के लिए चले जाते हैं। फलक जो चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह नाश्ते की टेबल पर जाकर मंजरी जी से क्या कहेगी, और अगर वह कुछ नहीं कह पाई तो फिर वह सिद्धार्थ जी को कैसे फेस करेगी, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में उसे ही फंसना था। शायद इसीलिए वह नाश्ते की टेबल पर जाने से बच रही थी। उसने सोच रखा था जब सिद्धार्थ जी नाश्ता करने के बाद आवाज़ देंगे तो वह चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाएगी। फिर आज का दिन किसी तरह निकल जाएगा। कल की कल देखेंगे कि कल क्या करना है। लेकिन साहिल के आने के बाद फलक के सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। वह चुपचाप साहिल के बुलाने पर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई थी। फलक के आ जाने पर सिद्धार्थ आंखों के इशारे से फलक को अपनी बात कहने के लिए कहते हैं, लेकिन फलक सिद्धार्थ की बातों को अनसुना करते हुए नजरें नीचे किए हुए चुपचाप नाश्ता करने लगती है। साहिल का लगातार फलक को घूरते हुए देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। वह बार बार फलक को बात करने के लिए इशारा कर रहे थे, लेकिन फलक डर के मारे चुपचाप नाश्ता करके उनके पीछे पीछे गाड़ी में आकर बैठ जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था आज उसने सिद्धार्थ की बातों को अनसुना किया है तो सिद्धार्थ रास्ते में जरूर उसकी अच्छी खासी खबर लेंगे। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वह गाड़ी ड्राइव करते वक्त भी गाड़ी को अधिक स्पीड में चला रहे थे। फलक को पता था इसका कारण वही है, उसका गुस्सा गाड़ी के ऊपर निकाला जा रहा है। लेकिन इस समय वह चुप रहना ही बेहतर समझती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो फिर सिद्धार्थ जी का गुस्सा उसके ऊपर फट जाएगा। और वह बीच रास्ते में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। लेकिन अचानक से एक जगह गाड़ी रुकती है तो वह घबराकर सिद्धार्थ की तरफ देखती है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी सीट पर ना होकर उसकी तरफ का डोर खोलते हुए फलक को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ गुस्से में ही फलक से पूछते हैं, मैंने तुम्हें कल सब कुछ समझाई थी, आज तुमने माँ के सामने कहा क्यों नहीं? मैं बार बार कह रहा था, लेकिन मेरी बातों को अनसुना करते हुए तुम चुपचाप बैठकर नाश्ता कर रही थी। इसका क्या मतलब है? क्या तुम सच में साहिल से शादी करने के लिए तैयार हो? सिद्धार्थ की बातें फलक को चुभ जाती हैं, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन आज सिद्धार्थ साहिल की हरकतों को देखकर फलक से काफी सख्ती के लहजे में पेश आ रहे थे। बार बार सिद्धार्थ के सवाल जवाब को सुनकर फलक कहती है, मैं आंटी से ना नहीं कह सकती हूँ। इसका मतलब है तुम्हें ये शादी मंजूर है? मैं ही पागल था जो बेकार में सोच रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और मैं अपने आप को दोष दे रहा था कि मेरे कारण तुम्हारा पढ़ाई और करियर तबाह हो जाएगा। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तुम तो पहले से ही इस रिश्ते के लिए तैयार हो। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी की तैयारी करो। परिवार में सभी लोग इस शादी से खुश हैं तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। मुझे क्या पड़ी है किसी के काम में अड़ंगा लगाने की? मैं तो वैसे ही सबकी नज़रों में निकम्मा हूँ। सिद्धार्थ गुस्से में लगातार अपनी बातें कहे जा रहे थे। उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था फलक को उनकी बातें कितनी तकलीफ पहुँचा रही हैं। फलक की आंखों से लगातार बह रहे आंसुओं को देखकर सिद्धार्थ गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अब क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हारे मन की होने जा रही है, खुश हो जाओ। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक की रुलाई और भी तेज हो जाती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ को एहसास होता है कि चारों तरफ लोग उन्हीं को देख रहे हैं। वह फलक को चुप कराते हुए कहते हैं, अब शांत हो जाओ, यहाँ सड़क पर क्या तमाशा लगा रखा है? फलक रोते हुए सिद्धार्थ की आंखों में झांकते हुए कहती है, मैं रो रही हूँ तो आपको तमाशा लग रहा है, और इतनी देर से आप मुझे लगातार बिना वजह डांटे जा रहे थे, वह तमाशा नहीं है। आप लड़के होकर अपनी माँ से शादी के बारे में बात नहीं कर पाते और मुझसे उम्मीद कर रहे हैं
कि मैं लड़की होकर अपने संस्कारों के विरुद्ध जाकर अपनी ही शादी के बारे में उनसे बात करूं, जिन्होंने मेरे माता पिता के जाने के बाद मुझे बेटी की तरह संभाला है, तो ये मुझसे नहीं होगा। रही बात मेरी पसंद नापसंद की, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आपको जो समझना हो समझ सकते हैं। अब मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। अचानक से डरी सहमी फलक के नए तेवर को देखकर सिद्धार्थ को कुछ समझ ही नहीं आता और वह नासमझों की तरह फलक को कॉलेज के अंदर जाते हुए देखते रहते हैं, जब तक कि वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।